क्या भारत की विदेश नीति में खामियां हैं? क्या हम अपनी जरूरतों के मुताबिक दूर देशों से संबंध नहीं बना पा रहे? क्या चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी विदेश नीति करता धरता जो है उनको सही नब्ज नहीं मिल पा रही है? ये सारे सवाल विपक्ष में आज संसद में उठाए हैं। चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार खड़ी की जा रही मुश्किलों के बीच कांग्रेस ये सवाल कर सरकार को घेरना चाह रही है, लेकिन हकीकत यह है कि विदेशों में भारत की ऊंची और चमकदार होती छवि के बीच चीन और पाकिस्तान की समस्या आज भी जस की तस है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। पड़ोसियों की शक्ल में ये दो बड़े सिरदर्द देश के लिए पुरानी बीमारी की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान में आतंक की सप्लाई में जुटा है, तो चीन उत्तर से लेकर पश्चिम तक की सरहद पर जमीन हड़पने की साजिशें रच रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि पीएम के विदेशी दौरों से क्या हासिल हुआ और बिना किसी तैयारी के अचानक पाकिस्तान क्यों पहुंच गए, और पहुंचे तो नवाज शरीफ से क्या बातचीत हुई थी। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से पीएम मोदी के विदेशी दौरों में भारत और भारतीयों की क्षमता का नए सिरे से डंका बजा है। सबसे ताकतवर मुल्कों ने हिंदुस्तान को बराबरी का दर्जा और सम्मान दिया है। बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन तक पीएम मोदी के करीबी मित्रों में शुमार हैं। दुनिया ने हिंदुस्तान में संभावनाओं के अपार भंडार को सलाम किया, तो दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीयों को भी सम्मान और अपनी भारतीयता पर नए सिरे से गर्व का एहसास हुआ। भारत नई ऊंचाइयों को पार करेगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन बात जब पाकिस्तान और चीन की आती है तो हालत उसी पायदान पर दिखाई देते हैं जहां दशकों पहले थे। न तो पाक की सरपरस्ती में चल रहे आतंकवाद पर लगाम लगी, न चीन की धमकियों की जुबान पर। उल्टे डोकलाम के बहाने चीन कश्मीर मसले में भी टांग गड़ाने की साजिशों में जुट गया है। सो अलग एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ हमारे सामने चीन खड़ा हुआ है, डोकलाम की अगर हम बात कर रहे हैं, और वो बार बार चुनौती दे रहा है, वो पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है, ये खबर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भले ही नवाज शरीफ को स्वेरिंग इन में बुलाया गया हो, भले ही नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी गई हो, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो चीजें हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं। क्या फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से हम कहीं पर पीछे रह गए हैं? चीजों को आंकने में कमी रह गई है? सीधे चलते हमारे साथ हमारे खास मेहमान है केसी सिंह, हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए। आपका स्वागत है सर, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं आप। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, सर आपका स्वागत है। अजय कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर रहेंगे कांग्रेस से। शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, मैं आप सीधा ओपनिंग क्वेश्चन मेरा आपसे, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी दुरुस्त होती तो आज पाकिस्तान इस हद तक चीजें नहीं कर रहा होता। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी दुरुस्त होती तो आज चीन और पाकिस्तान मिलकर ये सारी चीजें नहीं कर रहे होते जो कर रहे हैं। कहीं पे तो कोई कमी है। देखिए, कमी तो पाकिस्तान में है, और जो पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज भी हमने किया है। सवाल ये उठाया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के नवाज शरीफ से रिश्ते उठाए, ये बात आपने कहा, लेकिन ये भी मान लीजिए कि दुनिया में एक उभरता हुआ देश और दुनिया में बड़ी पहचान भारत की है। पूरी दुनिया में आज इज्जत की निगाहों से भारत को पहले भी देखा जाता था, लेकिन आज ज़्यादा इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। इसलिए हमने अमन की कोई कोशिश में कमी नहीं की। आपने जो चीज बोली, आपने सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ ले गए। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, अपने दर्शकों को बता दूं, सुषमा जी का जैसे ही जवाब आएगा हम वापस जाएंगे। हमारे साथ जितने भी खास मेहमान हैं सबके पास जाएंगे, तो इसलिए मैं चाहूंगा अपना जवाब थोड़ा संक्षेप में रखें शहनवाज जी। जी,
जो पाकिस्तान करता है उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कश्मीर में दिखाई देता है। जी मैं ये कह रहा हूं सर एक सेकंड सर, कश्मीर में बायपोल्स इलेक्शन कमीशन को कैंसिल करने पड़े। कश्मीर के बच्चे स्कूल के बजाय पत्थर फेंकने लगे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पॉलिसी में क्या ये फेलियर नहीं है? पहली बार चाइनीज मीडिया में खुलकर चाइना ने पाकिस्तान का साथ देने की बात की भारत के खिलाफ। क्या ये आपका ओवरऑल आपके नेबर्स के साथ एक फेलियर नहीं है? देखिए फेलियर कैसे कह सकते हैं? क्या पाकिस्तान और चाइना की हाँ में हाँ मिला देना हमारा सक्सेस गिन देते आप? चाइना हो या पाकिस्तान, चाइना के ये सुषमा जी को 6 बजे सदन में अपनी बात रखनी थी। बाकायदा कांग्रेस की तरफ से मांग की गई है कि आप अपना जवाब दें। अब इसको लेकर सबको इंतजार है। केसी सिंह हमारे साथ हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप तो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। क्या हमारी तरफ से कुछ कमी पेशी रही है या नहीं रही? देखिए, प्रधानमंत्री ने कोशिश तो अपनी पूरी की है, लेकिन विदेश नीति का क्या होता है कि ये सिर्फ आप पे निर्भर नहीं है, ये बाहर के देशों के साथ जिससे आप ताल्लुकात रखते हैं उन पे निर्भर है। उनमें तब्दीली आ जाती है। जैसे कि आपने अमेरिका के साथ पहले 3 साल में यह तय हो गया था कि अमेरिका हिंदुस्तान के, उनसे पहले बुश की भी वही पॉलिसी थी, ओबामा ने भी वही पॉलिसी रखी कि एक उभरता हिंदुस्तान उनके हित में है, क्योंकि ये चीन को रोकने के लिए जरूरी है, चीन को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ओबामा आए, उनके आने के बाद इस चीज पे प्रश्न उठ गया कि क्या ये वहीं खड़े हैं, क्योंकि वो चीन से अलग बात कर ली, चीन के ट्रांस पैसिफिक एक पार्टनरशिप बना रहे थे, उसको रुखसत कर दिया, वापस चले गए। तो ये लगा कि शायद चीन को अमेरिका खुली छुट्टी दे रहा है। अब इसी के दौरान प्रेसिडेंट शी, उनको अब 5 साल पूरे हो रहे हैं इस साल, उनके आने पे चीन एक ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, जो कि पहले नहीं था। अब उस अग्रेशन को डील करना, अमेरिका को वहीं रखना जहां वो है, पाकिस्तान से तय करना, ये एक तरह से जैसे वो सर्कस के अंदर बॉलें होती हैं, 10-12 बॉल होती हैं विदेश नीति की। अब उसमें से एक बॉल भी रुड़क जाए तो ऐसे लगता है गिर गई सारी। तो इसलिए इसमें कुछ हिंदुस्तान उलझा है। एक मोटा अप्रोच ये है कि दो अगर आपके पड़ोसी देश हैं, दोनों के साथ इकट्ठी दुश्मनी मत बढ़ाओ, और वो दोनों की आपस में संधि या आपस में दोस्ती है। सो पाकिस्तान और चीन के साथ इकट्ठे हम नहीं पंगा ले सकते। लेकिन अब हो गया है जिस तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि सिक्किम में तो जो सरकार ने किया वो सही किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चीन को हमें रेड लाइन लगानी थी, लाल लकीर लगानी थी कि इसके आगे आप नहीं आ सकते। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या होगा, अंदाज क्या होगा, ये देखने को है। लेकिन एक तरह से 3-3.5 साल के बाद विदेश नीति में आप दोबारा से अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूरोप में जो हुआ है, जो रूस के साथ उनकी रिलेशनशिप है, बाहर की दुनिया काफी बदल गई है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए केसी सिंह ने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है, आज आनंद शर्मा जी कहते हैं कि पाक हाई कमिश्नर की हुर्रियत नेताओं से दावत दे देता है तो आप बातचीत बंद कर देते हैं। मतलब अगर यह बयान आनंद शर्मा जी का कुछ दिन पहले आता तो मैं समझ सकता था, लेकिन जब हुर्रियत नेताओं को चुन चुन के अंदर जेल में डाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तब इस बात को क्वेश्चन करना मुझे लगता है कि ये थोड़ा इमेच्योरिटी नहीं है? निशांत जी, आपने जो है आनंद शर्मा की बात एकदम गलत समझा। पहले तो आनंद शर्मा जी कह रहे थे कि जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी मोदी सरकार है, कभी आप कहते हैं कि हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, कभी बात करेंगे, उस पर जो है वो प्रकाश डाल रहे थे। उनका ये नहीं कहना था कि हुर्रियत से बात करने के लिए। और आप जो मुद्दे उठा रहे हो, केसी सिंह साहब ने कहा और शाहनवाज जी भी कुछ बातें रख रहे थे, मैं सिर्फ 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो चीन के साथ हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, नेपाल के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो संबंध खराब ही थे। भूटान जो है, पहली बार भूटान के राजदूत चीन के राजदूत के दावत पर जाते हैं। बांग्लादेश जो है वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जो है बीजिंग चले जाते हैं। बर्मा जो है चीन के एकदम करीब वाले देश है। श्रीलंका भी हमसे नाराज है क्योंकि वहां पर एक पोर्ट बन रही है। और आपको मालूम होगा कि सर एक मिनट, सर एक सेकंड, हम्बम टोटा का जिस तरीके से श्रीलंका के दरमियान, वो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी का टेक ओवर है।
अगर वहां का टेक ओवर नहीं बल्कि मैं कहूंगा हैंगओवर है। आपकी फॉरेन पॉलिसी श्रीलंका पे बड़ी ढुलमुल थी, उसके बाद ये हम बम टोटा आइलैंड वहां पे बनता रहा। उनको आपसे सपोर्ट चाहिए था, आपने सपोर्ट नहीं दिया। आप श्रीलंका के लिए कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है निशांत जी, आपने जो है पहले तो श्रीलंका पर भी मैं चर्चा करूंगा, पहले नेपाल की बात शुरू कर दीजिए। आपने मदेशी वाले मामले में जो है आपने जो है राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेपाल को जो है चीन की तरफ धकेल दिया। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? दूसरी बात है, पिछले 7 महीने में सरकार माने या ये सरकार अधिकृत सूत्र के अनुसार सरकारी जवाब में लोकसभा में जो सरकार ने जवाब दिया था कि पिछले 7 महीने में 240 बार जो है चीन के फौज जो है सीमा पार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि रोज एक बार। आप बताइएगा कि इस तरह की परिस्थिति कभी रही है क्या? जिस तरह से लगातार जो कश्मीर में, अगर आप बोलेंगे कि आप आतंकवादियों को मारे, बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि यूपीए के 2010 में 270 लोग हमने मार गिराए तो हम इससे। शहनवाज जी अपना रिएक्शन दें जरा प्लीज। नहीं, ये कहना, खुद अजय कुमार जी पिछली लोकसभा में थे जब राजनाथ सिंह जी ने चाइना के घुसपैठ का मामला उठाया था, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इंटरवेन किया और खुद एडजर्न होने के बाद राजनाथ सिंह जी के पास आए। अरे नहीं, और उन्होंने कहा कि शहनवाज जी एक सेकंड, सर मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा हूँ। शहनवाज जी देखिए एक मिनट प्लीज, हम हिस्ट्री में ना जाएं, क्योंकि हिस्ट्री में तो आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही है जो कि अभी नहीं हो रही है। मसूद अजहर के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो चाइना ने आपकी आंखों में आंखें डाल के आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। अगर बात की जाए कश्मीर के इशू पर तो चाइना ने खुद पाकिस्तान के साथ मिलकर इसमें इंटरवीन करने की बात कई बार कह चुका है। फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से क्या ये एक सेटबैक नहीं है? सीधे चलते हैं, जनरल प्रसाद इस वक्त हमारे साथ हैं। जनरल प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी को अगर मैं 2 परिप्रेक्ष्य में देखूं, एक विजावी इन्वेस्टमेंट, दूसरा विजावी नेबर से रिलेशन, और इसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्शन अगर होता है तो हम सीधे कश्मीर में देखते हैं जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। सबसे ज्यादा आर्मी के सोल्जर्स शहीद हुए पिछले साल, और इस साल भी, आज भी 2 हो गए, यह आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए 3 बात समझना ज़रूरी है। सबसे पहली तो बात यह है कि हर एक देश अपने आप की अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखता है। दूसरी बात यह है कि सेल्फ इंटरेस्ट को रखते हुए हमें यह देखना है कि फॉरेन पॉलिसी किस देश के साथ किस तरह चलनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, बड़ी मूविंग चीज़ है, ये हमेशा बदलती रहती है सिचुएशन के हिसाब से। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात जो आप समझना चाहते हैं वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी डिपेंड करती है कंट्री की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ पर। अगर ये 3 चीज़ आपकी वीक हैं तो आपकी फॉरेन पॉलिसी रोबस्ट नहीं बन सकती। अब इसका मैं थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, आज अगर आप देखें अखबार में, आपका डॉलर के साथ जो रेट ऑफ कन्वर्जन है वो इससे बेहतर कभी नहीं हुआ। इससे कुछ लगता है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा होगा, कुछ लगता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन देश की अच्छी हो रही होगी। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि अभी ढोकलम में जिस तरीके से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई, भारत ने अपनी मिलिट्री काबिलियत दिखाई, उससे वहां काफी हद तक जिस तरह से समझ आ रहा है ढोकलम में एक स्टेलमेट हो गया है। चाइना सोच रहा था कि शायद वो, सर मैं वापस आ रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। आपने जो चीज कही उसको मैं आगे लेके जाऊंगा, और कांग्रेस के जो नेता हमारे साथ हैं जो आज सदन में क्वेश्चन भी कर रहे थे, उन सबसे भी एक सवाल है कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी एक इंप्लीकेशन है फॉरेन रिलेशंस का, और खाली मेक इन इंडिया के तहत तकरीबन $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है 30 महीने में। यह अप्रत्याशित इंक्रीज है। सीधे चलते, हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। विदेश नीति की बात हो रही है। विदेश नीति का एक पैमाना होता है कि देश में विदेशी निवेश कितना आ रहा है, और विदेशी निवेश की अगर बात की जाए तो अजय जी मेरा यह सवाल आपसे है, एफडीआई बड़ा है। अगर 2016-17 की बात की जाए, जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि $43 बिलियन का एफडीआई आया। मेक इन इंडिया में करीब 99.72 बिलियन का एफडीआई आया। अगर विदेश नीति की बात की जा रही तो यह भी तो विदेश नीति का हिस्सा है। अजय जी, देखिए इसमें निशांत जी, इसलिए कांग्रेस पार्टी, हम लोग कहते हैं कि ये इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है।
अगर आप विदेशी निवेश के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ गया है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऊबर और ओला, और ये सरकारी आंकड़े हैं। और 9.6। सर मैं थोड़ा विनम्रता से आपसे कहना चाहूंगा, सरकारी आंकड़ों की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी सरकार के दरमियान, अगर हमारे साथ जनरल प्रसाद मौजूद हैं, आपकी सरकार के दरमियान 8 साल के अंदर हमने एक स्क्वाड्रन भी नहीं बढ़ाई अपनी एयरक्राफ्ट्स की। मजबूरी में रफेल खरीदना पड़ा और उसके बाद अलग अलग विदेशी कंपनियों से वही विदेशी रिश्तों की वजह से अब डील्स हो रही हैं और अब हम उसमें भी विदेशी निवेश लेकर आ रहे हैं। खाली अमेजॉन का जिक्र मत करिए, फूड प्रोसेसिंग में बाकायदा हमारी देश की जो मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि पिछले साल कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंटेज की। खाली एक जगह नहीं हो रहा है सर, हर चीज को देखें आप। निशान जी, हमको जो है अगर आप हमको जो है 30 सेकंड का सर आप बिल्कुल बोले लेकिन फैक्ट्स रखे सामने। तो एकदम बात है, अगर आप डिफेंस के बारे में, दिक्कत ये है कि आप निगेटिव चश्मे से देखते हैं। सर एक सेकंड जनरल साहब, तो मैं खत्म कर लेता हूँ। शहनवाजी एक मिनट आपके पास हमारे, पहले उनको सुन लीजिए। एक मिनट शहनवाजी, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ, रक्षा के क्षेत्र में 1 करोड़ से कम आया है एफडीआई। हम कहते हैं कि बहुत पैसे आ गए रक्षा के क्षेत्र में। पूरे मैन्युफैक्चरिंग में 9.6 बिलियन डॉलर पिछले साल आए थे। उसमें से अधिकांश पैसे जो है कार मैन्युफैक्चरिंग में गए। उसमें से कार मैन्युफैक्चरिंग में आप जानते हैं ना तो नौकरी होती है ना किसी तरह से, और उसमें अगर कार मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप गाड़ी बनाने के लिए अगर एफडीआई अगर पैसे की निवेश ज्यादा हुई, ये एग्जाम्पल बिल्कुल गलत दे रहे हैं। एक मिनट मुझे निशान जी सुन लीजिए। बोलिए। आंकड़े कड़वे सच हैं। भारत की जो है गाड़ी की जो है निर्यात तो बड़ी नहीं है। अगर आप देख लीजिएगा बिल्डिंग निर्माण, पथ निर्माण, गैस रसायन, स्टील उद्योग में, वहां पर तो जो निवेश, विदेशी निवेश कम हुई है। तो अगर हम कहते हैं कि हमको तो पूरी हम चाहते हैं। सर मैं आपके आंकड़े दुरुस्त कर दूं, अजय जी मैं आपके आंकड़े दुरुस्त कर दूं, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको आंकड़े की बात कर दूं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 52% की ग्रोथ दर्ज की गई है 2015 और 16 के मुकाबले। अगर उससे पहले की बात की जाए तो इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4% की ग्रोथ दर्ज की गई थी पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। एक मिनट जनरल प्रसाद, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर।